हेलो स्टूडेंट्स। सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का ये हमारा 5th पार्ट है वीडियो लेक्चर का। और हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो दूसरा सेकेंड लॉ था उसमें ये था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये बात हमने वहां पे बताई थी। एक टर्म आपको बताना ये रह गया था कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, sin I upon sin R is equal to constant, is also called Snell's law of refraction। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे कि is called Snell's law of refraction। कभी कभी एग्जाम में इसी नाम से पूछता है कि what is the Snell's law of refraction। Snell's law तो आप सीधा सीधा बता देंगे the ratio of sin of angle of incidence to the ratio of sin of angle of refraction is always constant and is equal to refractive index of second medium with respect to first medium। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी ABCD इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड थ्रू विच वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो सपोज अ रे ऑफ लाइट AO is incident on first refracting phase AB at point O, A to O. Clear? And this is normal to the surface NO and dash is the normal to the surface। Clear? I is the angle of incidence and R is the angle of refraction। भाई रेयर से एयर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकेंड मीडियम इज ग्लास एंड देन अगेन एयर। क्लियर? एयर से ग्लास, ग्लास से वापस एयर के अंदर लाइट को ट्रेवल करना है। तो जब रेयर से डेंसर में गया है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हो गया, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रे ऑफ लाइट जब दूसरे रिफ्रैक्टिंग फेज CD पे जाएगा तो वहां पे ये जो OB है, OB रिफ्रैक्टेड रे नहीं है बल्कि OB इज इंसिडेंट रे। दूसरे सरफेस CD की बात करें तो पहले सरफेस AB के लिए AO इंसिडेंट रे एंड OB रिफ्रैक्टेड रे। दूसरे सरफेस CD की बात करें या DC की तो OB इज इंसिडेंट रे एंड BC इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो ये एंगल R है तो यहां भी R ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। कोई दिक्कत आपको? यहां पे नॉर्मल है MBM डैश। ये एंगल R है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर ये भी R होगा। तो यहां पे R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहां पे R एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस बात का ध्यान रखना है। फाइनली जो रे ऑफ लाइट वापस एयर मीडियम में जाता है उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे, यानी मीडियम को क्रॉस करके वापस अपने इनिशियल मीडियम में आए। ये देखा गया है कि इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट। ये जो डॉटेड लाइन है वो इंसिडेंट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे की है और आप देख सकते हैं कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। क्लियर? इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। बात समझ में आ गई? तो इस सिचुएशन में ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल होते हैं, E इज इक्वल टू I हो गया। यहां तक बात समझ में आया आपको किस तरीके से रे ट्रेवल किया, कैसे? ये इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट। क्लियर? अब जरा ये देखें कि अब रिफ्रैक्शन का स्टडी करें। एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB पे I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, glass is second medium, air is first medium because light is traveling from air to glass। Sin I upon sin R is equal to mu GA, यानी refractive index of glass with respect to air। Here glass is second medium and air is first medium। So we have taken, जैसे हम लिखते थे कि mu 2 1 तो उसके जगह पे mu GA है, ग्लास में जा रहा है एयर से, ये sin A by sin R। क्लियर? यहां पे एक्सप्रेशन ये स्नेल्स लॉ है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इस स्टेटमेंट को आप लिख पा रहे हैं। ठीक है? सेकेंड सरफेस की बात करें, एट सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस CD, R is the angle of incidence and E is the angle of emergent। तो sin R upon sin E is equal to mu AG, क्योंकि अब यहाँ पे air is the second medium and glass is the first medium। क्योंकि लाइट कहां से ट्रेवल कर रहा है? ग्लास टू एयर ट्रेवल कर रहा है तो एयर को हम सेकेंड मीडियम मानते हैं। तो यहाँ पे GA था और यहाँ पे A विद रिस्पेक्ट टू G हो गया। ठीक है? अब E आपको बताया मैंने कि I के इक्वल होता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin R upon sin I। E की जगह पे I इज इक्वल टू म्यू AG।
अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो म्यू जी इंटू म्यू ए जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आर इज कैंसिल आउट एंड साइन आई इज ऑल्सो कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी कि म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू 1। तो फाइनली आप ये लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये आपको याद रखना है कि एक मीडियम ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया है और एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में फाइंड करना, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आपको यहाँ पे समझना है। और अब ये देखिए, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रे है। ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट, इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, लेटरल शिफ्ट। एंड लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल शिफ्ट के बारे में एक लाइन लिखे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सेपरेशन और सेपरेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है, इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसको याद रखेंगे आप, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। सो स्टूडेंट्स, ऑफ रिफ्रैक्शन के कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ सर्टेन इफेक्ट्स हैं दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। उस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको जरा हम पढ़ें और समझने की कोशिश करें। सो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ, फर्स्ट वन इज नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्टिंग होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। इसका मतलब क्या होता है कि रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, एक्चुअल में डेप्थ कुछ और होता है और हमें दिखता कुछ और है। जैसे कि हम सपोज करें कि एक आपके पास बकेट है, एक बकेट है या कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ध्यान से इसको देखना है, समझना है, ये ध्यान से देखना है। एक कंटेनर है, यहां पे एक पॉइंट ओ है जिसपे आपका 5 रुपए का सिक्का, एक कॉइन गिर गया है बकेट के अंदर, ठीक है। यहां पे वो 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। अब लाइट रेज कॉइन से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है बाहर की तरफ, कॉइन से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर सीधे आ रही है, ओ से ए के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ, वो ए से बी के अलॉन्ग सीधा चला गया, कोई डेविएशन नहीं, सीधा चला गया, उसमें तो कोई डेविएशन है नहीं। लेकिन एक दूसरा रे जो ओ से ए डैश के अलॉन्ग इंसिडेंट हुआ है, तो इस रे के बारे में क्या है कि ये भाई ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगा ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे डेविएट हुआ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो आपको पता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होता है। जब वो सीधे गया कोई डेविएशन नहीं, ऑब्लिकली गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगा। यानी कि अगर यहां पे से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉइन को, यहां से देख रहे हैं, तो आपको क्या फील होगा कि कॉइन यहां पे है? नहीं, आपको फील होगा कि ये जो स्ट्रेट है ना लाइन ऑफ साइट, कॉइन आपको यहां पे दिखेगा, यानी उसका इमेज दिखेगा आपको यहाँ पे कॉइन ऑब्जेक्ट के तौर पे है, तो यहाँ पे इमेज के तौर पे है, ठीक। तो ये जो ए से ओ तक का पोर्शन है, ए से ओ, ये है आपका रियल डेप्थ, एक्चुअल में ये डेप्थ है। लेकिन देखने से आपको कितना पता चल रहा है? ए से आई तक, ए से आई तक का जो आपका पोर्शन है उसको हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ यानी ये डेप्थ आपको महसूस हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि इतना ही डेप्थ है, लेकिन एक्चुअल में वो तो ए से ओ तक है। यानी कि देखने से रिफ्रैक्शन की वजह से डेप्थ में कमी आई लिक्विड के। यानी अगर आपको किसी पॉन्ड में जंप मारना है तो आप अनुमान लगा के जंप नहीं मारिएगा, है ना। उसकी डेप्थ हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो और आप गिर के डूब जाए, है ना। तो ये आपका अपैरेंट डेप्थ और ये रियल डेप्थ क्यों हुआ? ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइन ऑफ साइट चेंज हुआ, ठीक है। एक और जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि आपके टेबल पे न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के ऊपर एक ग्लास स्लैब आपने रख दिया,
तो लेटर्स बड़े बड़े क्यों दिखाई देते हैं? उस ग्लास स्लैब के अंदर देखेंगे तो जो कुछ लेटर लिखा होता है वो उठा हुआ नजर आता है, ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है और बड़ा दिखाई देता है। हम देखें कि यहाँ पे कोई पोर्शन, कोई पॉइंट ओ आपको मेंशन है, लिखा हुआ है, तो सेम वही कंडीशन की जो भी रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा, और जो ऑब्लिकली जाएगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगा। तो देखने पे वो लेटर यहाँ पे नहीं, बल्कि अगर यहाँ पे अनंत लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे अनंत दिखेगा और बड़ा दिखेगा, ठीक। तो एक्चुअल में वो अपने नॉर्मल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ फील होता है। ये किसके वजह से? ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि पाथ डेविएट होता है, डेविएट होता है तो लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट जहां पे है वहां के बजाय कहीं और नजर आता है। तो इन सारे टर्म्स को हम नॉर्मल शिफ्टिंग कहते हैं कि नॉर्मली कितना शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कहां है और इमेज कहां है, ठीक है। यानी ओ से आई तक का जो पोर्शन है, ओ से आई तक का, उसको हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है सनराइज और सनसेट से रिलेटेड। अब रिफ्लेक्शन का एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी सन के एक्चुअल राइज होने से पहले हमें सन दिखाई देने लगता है और सन सेट होने के बाद तक सन हमें दिखाई देता है। इट मींस सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल sunset. Why this happened? Let us discuss. Suppose this is our Earth. Earth is a perfectly sphere, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, एंड ये अर्थ के डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर हो गए। जो एटमॉस्फेयर अर्थ के सब नियर बाई है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पता है आपको, और जो एटमॉस्फेयर अर्थ से दूर है यानी एक्सोस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम है। यानी जैसे जैसे अर्थ की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर और ज्यादा डेंसर मीडियम होता जाएगा, और जैसे जैसे दूर आएंगे वो रेयर मीडियम होता जाएगा। क्लियर? ये हम यहाँ पे लोकेटेड हैं तो हम इसको कहते हैं हम ऑब्जर्वर हैं, यानी हम ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पे लोकेटेड हैं इस जगह पे, ठीक है, और ये सन का पोजीशन है, सन ये लाइट एमिट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन, ये सन का पोजीशन है। तो सन से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है पहले एटमॉस्फेयर पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो क्या हो गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट, ये सरफेस के नॉर्मल हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगले मीडियम में जा रहा है और डेंसर मीडियम में जा रहा है तो अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होके वो ऑब्जर्वर तक रे ऑफ लाइट पहुंचा। क्लियर? वो किसका रे था? सन की लाइट थी। अब ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है? ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है कि लाइट कहां से आ रहा है? ऑब्जर्वर तो ये समझ रहा है कि लाइट यहां से आ रहा है क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का, यानी सन एक्चुअल में है यहां पे और दिख कहां पे रहा है? यहां पे। तो ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन इज बिलो द, ये स्ट्रेट लाइन को हम हॉरिजॉन कहते हैं। तो एक्चुअल पोजीशन इज बिलो द हॉरिजॉन एंड अपैरेंट पोजीशन इज अबव द हॉरिजॉन। यानी है तो एक्चुअल में वो अभी डूबा हुआ, बट हमको दिख रहा है कि अभी भी सनराइज हो चुका है, ठीक है। तो यही सिचुएशन मॉर्निंग का भी है और यही सिचुएशन इवनिंग का भी है। मॉर्निंग में भी यही कंडीशन, इवनिंग में भी यही कंडीशन। सन उगने से पहले बिफोर द राइज हमें दिखता है कि उसकी राइजिंग हो चुकी है, और आफ्टर सेटिंग डूबने के बाद इट अपीयर्स टू बी स्टिल, इट हैज टू सेट, यानी अभी उसको डूबना है ऐसा फील होता है। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डे इज ग्रेटर देन नाइट, यानी इस हिसाब से क्या देखेंगे कि दिन का जो ड्यूरेशन है वो रात से ज्यादा होता है, और ये सब किसके वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एग्जाम में पूछता है कि व्हाई ड्यूरेशन ऑफ डे इज ग्रेटर देन नाइट, या पूछता है कि व्हाई देयर इज अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, ये पूछे कि व्हाई सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। सो ऑल दिस एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये आप यहां पे समझना है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से जो होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार की ट्विंकलिंग क्यों होती है? तो फिर हम आपसे कहें कि किसी भी स्टार से जो सन की लाइट्स आती हैं वो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से होके आती हैं। अलग अलग लेयर में जो है विंड स्पीड अलग अलग होता है, लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट आ रहा है स्टार से हम तक वो अलग अलग लेयर में उसकी स्पीड में वेरिएशन होता है, और उस वेरिएशन की वजह से आपको फील होता है कि कभी लाइट इज कमिंग वेरी शार्प एंड कभी डिम। तो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो वेरिएशंस होते हैं उसके वजह से स्टार्स में चमकते हुए नजर आते हैं, ट्विंकलिंग।
और स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से जो ऊपर नजर आते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं। ये टॉपिक हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब इनका टर्म आएगा। वैसे फिलहाल मैंने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि आप रिफ्रैक्शन को समझ पाए अपने रियल लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So student, let us proceed our study and now let us discuss the term lens. लेंस क्या होता है? लेंस के बारे में नॉर्मल लाइफ में बहुत सारा सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा लेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करें। सो लेंस क्या है बेसिकली? सो लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस क्या है? एक पोर्शन है, एक टुकड़ा है किसी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का। कंडीशन क्या है? बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, यानी उस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम को दो स्फेरिकल सरफेस से हमने बाउंड करके रखा हुआ है, यानी उसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर वो इनक्लोज्ड है, एक प्रॉपर शेप दिया गया है उसको। ठीक है, तो लेंसेज आर डिवाइडेड इन मेनली टू टाइप्स। दो तरीके से डिवाइड किया। पहला है आपका कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। अब कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस, ये जो कन्वर्जिंग लेंस टर्म है, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल नाम समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉनकेव उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स के ऐसे देखिए, हमने दो स्फेरिकल पोर्शन कंसीडर किए, दो स्फेयर कंसीडर किए। ये पहला स्फेयर हो गया, इसका सेंटर C1 और एक दूसरा, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। एक बीच में रीजन आया जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना हुआ। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये एक लेंस है। ये क्या है? लेंस है। देखिए, एक इधर से स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है और दूसरी तरफ से इसी स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। तो ये जो पोर्शन बना है ये आपका एक लेंस है। और कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान दीजिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए दोनों स्फेरिकल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से दूरी पे एक दूसरे से सेपरेटेड है। फिर भी यहाँ पे एक रीजन बाउंडेड हो गया, एक रीजन बाउंडेड हो गया जो कि इंटरसेक्शन से नहीं बल्कि उनके सेपरेशन से बना है। और ये देखिए, इसके भी दो स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे है और एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे है। दो स्फेरिकल सरफेस से ये बाउंडेड है। तो ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। क्लियर? सो कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर, बीच में मोटा है, एंड थिनर एट द एजेस, और कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। बीच में मोटा है, थिकर है, और किनारों पे ये पतला पतला है एजेस पे। ठीक है, एंड कॉनकेव लेंस इज थिनर इन मिडल, ठीक उसके अपोजिट। और कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। मिडल में वो थिनर है और एजेस पे थिक है। तो ये तो हमने आपको समझा दिया शेप के बेसिस पे कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। ठीक है, ये कन्वर्जिंग क्यों है और डाइवर्जिंग क्यों है हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कुछ हम डेफिनेशन से रिगार्डिंग समझ लें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द लेंसेज। फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हमने पोल पढ़ा था, पोल। द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। और यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर देखें कि जो लेंस का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है या मिड पॉइंट है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर का बिल्कुल बीच का हिस्सा, यानी कि दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दोनों ही सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसके बिल्कुल उस लाइन पे लेंस के बीचों बीच जो पॉइंट लाई करता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज एंड डिनोटेड बाय O। तो लेंस के दो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, पहला सरफेस दूसरा सरफेस, दोनों ही स्फेरिकल सरफेस के अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 एंड C2। उनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पे बीचों बीच जो पॉइंट लाई करता है वो ऑप्टिकल सेंटर है। अगला पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब सीधे जान लें कि इन दोनों सेंटर को, इस दो कर्वेचर है, दोनों कर्वेचर के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेज ऑफ लेंसेज। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ये कन्वर्जिंग क्यों है, ये डाइवर्जिंग क्यों है, जरा ये डिस्कस करें। और टॉपिक है हमारा
प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस को? लेट अस सी सम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रिंसिपल फोकस। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, बीम मींस एक ऐसा रे ऑफ लाइट जिसमें बहुत सारे रेज हों, तो बीम कहते हैं कि बीम इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट। बहुत सारे रे ऑफ लाइट का एक जो कलेक्शन होता है उसे हम बीम कहते हैं, ठीक है। कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे रेज हैं, ये बीम है एक, है ना। ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल मिरर पे लेंस पे क्या हुए, इंसिडेंट हुए, ठीक है। इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। क्या कह रहा है कि द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी इस बीम के अंदर जो ही रेज है, लाइट रेज, रिफ्रेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस कन्वर्ज होते हैं। किस केस में? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज हुए और अपीयर्स टू डाइवर्ज, या डाइवर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। किस केस में? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, यानी कॉनकेव के लेंस में। कॉनकेव लेंस के केस में वो डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं और कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं। कहां? फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पॉइंट पे कन्वर्ज होते फील होते हैं। किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। और इसी पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। किसके केस में? कॉनकेव के केस में। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस कहते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि इसी पॉइंट पे फोकस हो रहा है या अपीयर हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो कॉन्वेक्स ने कन्वर्ज किया तो इसलिए कहते हैं कॉन्वेक्स आर कन्वर्जिंग, और कॉनकेव में डाइवर्ज किया तो कॉनकेव आर डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट एफ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो इसका डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। जैसे पोल से प्रिंसिपल फोकस का फोकल लेंथ होता था मिरर के केस में, तो वैसे ही यहां पे ये क्या हो गया, जो प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया आपका। अब इसमें ये हम लिखते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ से। इसको डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। तो इसे आपको समझ आया। अब जरा ये डिस्कस कर लेंगे कॉन्वेक्स कन्वर्ज क्यों करता है और कॉनकेव डाइवर्ज क्यों करता है। तो हमें ये डिस्कस करना है कि कॉन्वेक्स लेंस क्यों कन्वर्ज करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है ये कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स पोर्शन हो गया और ये दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। पहला स्फेरिकल सरफेस का सेंटर C1 है और ये दूसरे स्फेरिकल सरफेस का सेंटर C2 है। अब हमने देखा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे ऑफ लाइट गया, ठीक है। तो ये पहला सरफेस है। पहले सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा? तो सेंटर से आती हुई लाइन नॉर्मल होती है, सीधी सी बात है। पहले सरफेस पे नॉर्मल कहां से ड्रॉ करेंगे? सेंटर से। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आया था, या अगर ऐसे ही हम सपोज कर लें कि रे ऑफ लाइट ऐसे आया है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हो गया। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ये क्या है? डेंसर मीडियम। लेंस एक डेंसर मीडियम है। तो अगर ये रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये N1 C1 नॉर्मल हो गया पहले सरफेस पे। अब दूसरे सरफेस देखो, रेरर पहले सरफेस पे रेरर से डेंसर में जा रहा है, दूसरे सरफेस पे डेंसर से रेरर में जा रहा है। तो दूसरे सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा? तो दूसरे सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया सेंटर से C2 N2, ये नॉर्मल हो गया। दूसरे सरफेस पे रे ऑफ लाइट क्या होगा? नॉर्मल से अवे जाएगा क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ और ये क्या हुआ? कन्वर्ज हो गया। तो कन्वर्जिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है। पहले सरफेस पे टुवर्ड्स द नॉर्मल,
दूसरे सरफेस पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहला सरफेस पे नॉर्मल पहले सेंटर से लिया, उससे टुवर्ड्स, दूसरे सरफेस का नॉर्मल दूसरे सेंटर से लिया, उससे अवे, तो देखिए रे ऑफ लाइट फाइनली कन्वर्ज हो गया। इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसी के जगह पर कॉनकेव हो तो कॉनकेव मिरर का केस डिस्कस करें तो ये कॉनकेव मिरर है, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। पहले सरफेस का सेंटर C1 और दूसरे सरफेस का सेंटर यहाँ पे C2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है, ये देखें ये ऐसे आया, ठीक है। तो पहले सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया, ये सरफेस पहले सरफेस पे सेंटर थे। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में गया है तो किधर डेविएट होगा भाई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हुआ यहाँ पे नॉर्मल की तरफ। और दूसरे सरफेस पे ये आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है ना। तो दूसरे सरफेस पे क्या होता है कि जब वो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो आपको वहां पे दिखेगा कि वो नॉर्मल से अवे डेविएट हो रहा है। ये दूसरे सरफेस का नॉर्मल हो गया, ठीक है। दूसरे सरफेस पे क्या होगा? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगा, यानी कुछ इस तरीके से जाएगा। तो फाइनली आप क्या देखें कि यहाँ जो रे ऑफ लाइट जा रही थी लेंस से क्रॉस होते हुए उसका ये डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, तो वो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर क्या करता है? डाइवर्ज करता है। बेसिकली होता क्या है, दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है। रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही दो कंडीशन याद रखने हैं। और नॉर्मल कहां से ड्रॉ करना है? तो दोनों सरफेस के सेंटर से। पहले सरफेस के लिए पहले सरफेस के सेंटर से, दूसरे सरफेस के लिए दूसरे सरफेस के सेंटर से। और यहां से आप समझ पाएंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इनफैक्ट कन्वर्जन और डाइवर्जन क्यों होता है। थैंक्स फॉर दिस सेशन।